सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब सिंपल है कि अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास सपोज ए नाम का क्लास है और उससे इनहेरिट हो रहा है बी नाम का क्लास, और सपोज ए नाम के क्लास के अंदर एक कार है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये कार है समझ लो। तो यही कार मेरे को बी में मिल जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, मेरे को बी के अंदर नया कार खरीदने का खरी ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। मतलब सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आपके डैड है और आपके डैड के पास एक कार है, तो आप उससे इनहेरिट हुए हो तो ये कार आपको मिल जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। नाउ हाउ दिस जावा इज गोइंग टू वर्क विद दिस, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अबाउट इट। सो इनहेरिटेंस इन जावा ये एक मैकेनिज्म है जो आपको पावरफुल चीज़ें देता है। ओके, which one object acquires all the properties and the behavior of the parent, it's the same कि parent के पास जो कुछ भी है मेरे child को मिल जाता है। Okay, so that is the reason we are going to use an inheritance, so we don't have to create these things again and again. Let us take an example now, one more. अभी suppose इस parent के पास calculator नाम का एक function है। ओके, जीएसटी नाम का फंक्शन है और इसके अंदर टैक्स नाम का कुछ है। ओके, सो जब मैं इसको इनहेरिट करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझको क्या होने वाला है, ये सारा चीज़ें मिल जाएगा। इसका मतलब मैं इसके आगे का काम चालू कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर चालू कर सकता हूँ, साइंटिफिक कैलकुलेशन का काम कर दूंगा। तो प्रीवियसली ये सारा चीज़ें तो मेरे को यहाँ पे मिल गया, लेकिन मैं उसको साइंटिफिक कैलकुलेटर का कोड लिखूंगा और बाद में यहाँ पे डेटा साइंस का कोड लिखूंगा। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ें करके मैं अपना क्लास बनाऊंगा। और बाद में अगर कोई मेरे से इनहेरिट हो जाता है तो उसके पास ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ दोनों रहेगा, दिस एंड दिस बोथ थिंग्स विल बी देयर। मतलब सपोज इसको मैं बोलता हूँ एक्स, इसको मैं बोलता हूँ वाई, तो एक्स एंड वाई फैक्टर दोनों मेरे इस क्लास में मिल जाएंगे। सपोज दिस इज अ क्लास ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओके, दैट्स इट। सो इनहेरिटेंस समझ में आ गया। इट इज सिंपल कि आपको पेरेंट से बहुत कुछ मिलने वाला है। ओके, एंड इट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड वी टाइप हैव अ 4 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, जहाँ पे सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल और हायरार्की रहता है। अब एक लास्ट में इन सब लोग का कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग हाइब्रिड बोलेंगे। ओके, सो इट इज़ वेरी सिंपल। सिंगल है, मल्टीपल है, मल्टी लेवल है और हायरार्चिकल है, लेकिन इन सब लोग को अगर मैं मिक्स करने का कोशिश करूँ तो ये बन जाता है हाइब्रिड। चेक इट आउट। यहाँ पे आप लोग को सिंगल इनहेरिटेंस मिल रहा है, मतलब एक चाइल्ड एक पेरेंट है, सो इट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। दो पेरेंट्स है और एक चाइल्ड है, इसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पे एक पेरेंट चाइल्ड और उसका चाइल्ड, इसको कहते हैं मल्टी लेवल। एक पेरेंट का दो चाइल्ड, इसको कहते हैं हायरार्की। नाउ यू विल एबल टू सी समथिंग। ये इसको हम लोग 4 बोलते हैं, तो देखो इसको मैं बोल देता हूँ 4। ओके, दैट्स इट। एंड ये मेरा 2 है, तो इसको मैं बोल देता हूँ 2। तो यू विल एबल टू सी आई एम मिक्सिंग टू थिंग्स, राइट? So that is called as hybrid. It is just a mix of single and multiple inheritance. Okay, so it's very simple. इतना difficult है नहीं part, लेकिन यार इसको काम करेंगे तो मज़ा आएगा, right? So हम लोग है ना पहला simple inheritance से काम चालू करते हैं। Okay, let's start. Okay, so let's create a class. So अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। देखो, मैं क्लास को कुछ नाम दूंगा कुछ इस तरह से। क्लास आई कैन से CLB1। ओके, सो ये क्लास 1 है, एंड देन आई विल यूज क्लास CLB2। ओके, सो अगेन आई विल यूज अ CL क्लास CLB3। सो now these three classes are individual classes. Okay, so it's pretty simple. Now let's have a system.out.println. Okay, sorry, I can say public static void main ले लेकर यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि पैमी से मैं इन क्लासेस के कुछ चीज़ों को देखने वाला है। So let's see how we can do it, and this is सबसे पहला मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ। यहाँ पे एक पब्लिक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक void, और इसको बोलता हूँ कि ये है मेरा क्लास 1 का मेथड। ओके, दैट्स इट, मैं और कुछ नहीं करना चाहता। ओके, देन अब मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। मतलब क्या होने वाला है कि मैं इससे इनहेरिट करूँगा इसे, मतलब ये क्लास से ये क्लास बनाऊँगा,
ठीक है, सो यहाँ पे लिखूंगा CL, ओके CLB1, that's it. So now here I am going to create another method. It's called as CL class 2 method. Okay, and leave it about आपका CL3 CLB3 को छोड़ देते हैं बाजू में. अब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मेरा कौन सा, क्लास CLB1 का, और इसको बोलता हूँ C1 is equals to new CLB1. Then I am writing C1 dot. I am able to see a method called as class 1, मतलब क्लास 1 का मेथड मुझे एक्सेस हो रहा है. सो अब मैं क्या करता हूँ, सेम वे में मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, CLB2 का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, CLB2, एंड इसका ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ, that's it, C2. Now using C2 I should able to see two things, class 1 का मेथड, okay, and class 2 का मेथड. Let's check it out. Okay, so क्या समझ में आया कि जब मैंने CLB2 को यूज किया या फिर बनाया तो मैंने CLB1 का इनहेरिटेंस, मतलब आई कैन से मेरा पेरेंट कौन है यहाँ पे, CLB1 है, और मेरा चाइल्ड कौन है, CLB2 है. तो पेरेंट से मेरे को ये मेथड फुकट में मिल गया. सो दैट्स प्रीटी सिंपल राइट, कि यही तो होता है. ओके, कि मेरे पेरेंट से मेरे को चीज़ें मिल जाता है. दैट्स इट्स कॉल्ड एज सिंगल इनहेरिटेंस. ओके, अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होने वाला है, सिंपल सेम चीज़. मैं यहाँ पे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, चलो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं. CL what happened, CLB3 C3 is equals to new CL3, that's it. Now C3 dot, I am able to see what things, I am unable to see anything man. Reason is what, कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्लास अकेला है. इसको मैं एक्सटेंड करा देता हूँ CLB2 से. तो अब क्या हो जाएगा, चेक इट आउट, आई एम एबल टू गेट क्लास 1 का मेथड, क्लास 2 का मेथड, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको इनहेरिट करवाया. तो इससे जो मेथड था, इसके अंदर जो मेथड था वो इसके अंदर आ गया, और ये दोनों मेथड किसके पास आ गया, इसके पास आ गया. Sure, so this is how you can work with it, that's not a big problem. Okay, now how we can work with initialization. Now initialization का पार्ट के ऊपर थोड़ा सा खेलते हैं. ओके, सो यहाँ पे भी एक मेथड बना लेता हूँ मैं. Okay, so that is called as class 3 method. Okay, that's it. And now let's work with some initialization part. अब आप बोलोगे क्या मैं CLB1 का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम है C1, उसको इनिशियलाइज कर सकता हूँ इस क्लास से या फिर इस क्लास से. ओके, सो यहाँ पे मैं एक तो ऐसा लिख सकता हूँ न्यू CLB1. ओके, सो मैंने इसी क्लास के ऑब्जेक्ट को इसी क्लास से इनिशियलाइज किया, या फिर मैं इसको इस क्लास से इनिशियलाइज कर सकता हूँ, या फिर मैं इस क्लास से, मतलब पेरेंट कैन बी इनिशियलाइज्ड बाय द चाइल्ड. ओके, मतलब सी, अभी अगर मैंने लिखा C1 डॉट, तो मुझे सिर्फ क्लास 1 की ही मेथड दिखाई देगी, बिकॉज ऑब्जेक्ट किसका है, क्लास 1 का. इनिशियलाइज भले आप लोगों ने क्लास 3 से किया हो, लेकिन जिसका ऑब्जेक्ट है उसका मेथड ही एक्सेस होगा, चाइल्ड का नहीं होगा. मतलब ये ऑब्जेक्ट किसका है, परफेक्ट, इसी क्लास का है ना. चलो, अब इनिशियलाइज किससे किया है, CLB3, मतलब कौन, ये. तो इनिशियलाइज तो हो जाएगा, इट इज बट ऑब्वियस, क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूं. सी, ए के पास है 1, बी के पास है 2 एंड सी के पास है 3. अब अज्यूम कर लो ये इनहेरिटेड चीजें हैं. श्योर, तो ए से बना बी और बी से बना सी.
ओके, इट इज प्रीटी सिंपल राइट। तो अभी बताओ कि अगर मैं ए को इनिशियलाइज करता हूं सी से, ओके, सो ए इज बिन इनिशियलाइज विथ सी। सी के पास आपको क्या क्या मिल जाएगा, 2 and 1 मिलेगा। बी के पास आपको क्या मिलेगा, 2 and 1। सो सी के अंदर 3 to 1 मिलेगा, और बी के अंदर 2 and 1 मिलेगा, और ए के अंदर क्या है, 1 है। अब मैं ए को इनिशियलाइज करना चाहता हूं किससे, सी से। तो मिनिमम प्रॉपर्टी मेरे पास क्या थी, 1। क्या मेरे पास ये मिनिमम प्रॉपर्टी यहाँ पे अवेलेबल है, हाँ है। इसलिए मैं ए को सी से इनिशियलाइज कर सकता हूं। अब उल्टा जाते हैं, अब मैं चाइल्ड को इनिशियलाइज करता हूं पेरेंट से। सो यहां पे मैं क्या लिखता हूं, c इज इक्वल टू ए। अब c को इनिशियलाइज करने के मिनिमम पैरामीटर्स क्या है, या फिर मिनिमम चीजें क्या है, 3 2 and 1। और a भाई साहब क्या प्रोवाइड कर सकता है, सिर्फ 1। तो यार मिनिमम चीजें इतनी चाहिए और तू उससे भी कम दे रहा है, एक्सेप्ट करेगा क्या, मैं नहीं करेगा। ओके, सो इससे हम लोग को समझ में आ जाता है कि अगर मैं पेरेंट को चाइल्ड से इनिशियलाइज करना चाहूं तो कर सकता हूं। ओके, लेकिन चाइल्ड को पेरेंट से इनिशियलाइज नहीं कर सकते। नाउ यू आर गेटिंग इट, डन। और अगर सपोज अभी मैं यहां पे CLB2 कर दिया, तो आप बताओ CLB2 को अगर मैंने CLB3 से इनिशियलाइज कर दिया, मतलब क्लास ए को, मतलब क्लास बी को क्लास सी से इनिशियलाइज कर दिया, सो मुझको बताओ कि आपको कौन कौन सा मेथड दिखाई देगा, क्लास 1 मेथड, क्लास 2 मेथड और क्लास 3 मेथड। कौन कौन सा मेथड, देखो इसको इनिशियलाइज किया है किससे, क्लास 3 से, तो कौन कौन सा मेथड दिखाई देगा, क्लास 1 मेथड एंड क्लास 2 मेथड, क्योंकि ये दोनों का ऑब्जेक्ट है। परफेक्ट। सो दिस हाउ योर single inheritance is going to work. Now whenever we talk about uh, inheritance which is called as multiple inheritance, अभी यार ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब at least I can't use this type of multiple like inheritance, okay, directly। okay, so दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं लिख सकता, कॉमा सी, अभी मैं इसको इंडिविजुअल बना रहा हूँ, मैं एक्सटेंड विक्सटेंड नहीं करने वाला हूँ, तो ये अलग क्लास है, ये अलग क्लास है। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भाई एक्सटेंड कर किसको, CLB1 को, एंड किसको कर, CLB3 को, ओ सॉरी 2 को। ओके, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, दो क्लास से एक क्लास बन नहीं सकता। ओके, दो क्लास से, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो क्लास, मैंने क्या बताया, दो क्लास से एक क्लास नहीं बन सकता, ये याद रखना, जावा का रूल है। मतलब अगर मैं बात करता हूं मल्टीपल इनहेरिटेंस की, तो जावा परमिट करता है मल्टी इनहेरिटेंस, ओके, लेकिन क्लासेस के थ्रू नहीं। डन, दैट्स इट, याद रखना, श्योर। सो चलो इसको बाजू में निकाल देते हैं। ओके, अब मैं एक क्लास से दो क्लास बनाने वाला हूं, मतलब ये पेरेंट है, इसको मैं एक्सटेंड करूंगा और चाइल्ड बनाऊंगा। ओके, सो क्या हुआ, CLB1 से बना CLB2। अब यहाँ पे वापस मैं करने वाला हूँ एक्सटेंड्स एंड CLB1 लिखूंगा। तो आपको एक चीज समझ में आ गई रहेगी, ये है मेरा CLB2 और ये है मेरा CLB3 और ये है मेरा CLB1। तो इससे इनहेरिट हुआ ये और इससे इनहेरिट हुआ ये। ओके, सो अब मैं बोलूंगा कि ये क्लास इन दोनों में अवेलेबल है। ओके, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, सिंपल, समझे, श्योर। तो लिखा कुछ इस तरह से जाता है। ओके, एक क्लास को किसी और क्लास में इनहेरिट कर दिया, सो दिस इज हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड। ओके, सो समझा, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्की। ओके, अब जब मैं इंटर
फेस का बात करूंगा, उस समय पे ही हम लोग ये वाला जो इंटर आई कैन से मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो यूज कर सकते हैं, ओनली इन इंटरफेसेस। ओके, याद रखना इसको, क्या करते हैं, इंटरफेसेस। श्योर। सो टिल हियर डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? ओके, सो चलो इन सब लोग को टाटा बाय बाय बोल देते हैं। अभी यहां तक तो सारा काम हो गया। अब मुझे आपको थोड़ा सा आगे लेकर जाना है। ओके, सो यहां पे हम लोग को सुपर कीवर्ड का काम आने वाला है। एक्चुअली ये सुपर कीवर्ड करता क्या है, यही हम लोग को समझना है। श्योर। चलो अभी यहां पे क्लास बनाते हैं, क्लास को नाम देता हूं ए। अभी एकदम सिंपल सिंपल नाम देते हैं, क्लास बी। ओके, और यहां पे लिखता हूं क्लास सी। यहाँ पे बोलता हूँ इट एक्सटेंड्स व्हाट ए, यहाँ पे बोलता हूँ इट एक्सटेंड्स व्हाट सो बी। सो इट्स ऑब्वियस कि ये सारा चीज़ें ऐसा चलेगा। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने सी का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं सी का ऑब्जेक्ट स्मॉल सी लिख दूंगा इज इक्वल टू न्यू सी। ओके, तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट। तो सी डॉट कर दूंगा तो मेरे को सारे मेथड दिखने चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग कुछ मेथड्स लिखते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड एंड आई विल से टेस्ट ए। Okay, so that's it. Then I am going to write again a public void, okay, test b, and then let's create one more method here. It's called as test c. Now what I want to do, I want to access the parent. मुझे क्या करना है, पैरेंट को एक्सेस करना है। याद रखना, मेरे को क्या करना है, एक्सेस पैरेंट को। श्योर। सो इस मेथड से अगर मुझे इस पैरेंट को एक्सेस करना हो तो मैं क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा सुपर। क्या लिखेगा, सुपर। सुपर डॉट आर यू एबल टू सी टेस्ट ए टेस्ट बी। ओके, सो आई एम यूजिंग टेस्ट बी। सो मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा टेस्ट सी को। टेस्ट सी कॉल किसको करेगा, टेस्ट बी को। अभी अगर आपको इधर से ऊपर के क्लास को एक्सेस करना है तो यू कैन अगेन यूज सुपर डॉट टेस्ट ए। अभी यहां पे आप लोग को ऐसा लगता रहेगा कि मैं इधर से सिर्फ इसको ही कॉल कर सकता हूं। ओके, ऐसा नहीं है। सी एक्चुअली मैं इस क्लास को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये इनहेरिटेड क्लास है ना, दिस क्लास इज बिन इनहेरिटेड, राइट। सो अगर ये क्लास बी में इनहेरिटेड है तो ए का प्रॉपर्टी विच इज ए का मेथड टेस्ट ए इज ऑलरेडी इन बी। सो इसलिए यहां पे आई कैन यूज दिस वे टेस्ट ए। ओके, लेकिन ये टेस्ट ए डायरेक्टली इसको कॉल नहीं करेगा। ओके, टेस्ट ए बी के पास जाएगा और बी से इसको कॉल करेगा। ओके, सो लेट्स रिमूव द कंफ्यूजन। चिल रखो, थोड़ा शांत रखो इसे। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैं चाहता हूं मुझे मेरे पेरेंट के मेथड को कॉल करना है। सो मैं लिखूंगा सुपर। सुपर एक्सेसेस द पेरेंट। सुपर डॉट आई कैन एक्सेस टेस्ट बी। ओके, सिंपल। अगर मुझको इससे एक्सेस करना हो तो, गॉट इट। Now what I am going to do, I am going to work with some constructor like things. So यहाँ पे है ना, यहाँ पे छोड़ो, डायरेक्टली मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ पब्लिक बी। ओके, ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ओके, सो दैट्स इट। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि सुन भाई, यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्टर है पब्लिक सी। ओके, और इस कंस्ट्रक्टर से मैं मेरा पैरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहता हूं, तो लिखने का सुपर। दिख रहा है सुपर और एक चीज, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर। यहां पे क्या हो रहा है कि मेरा पैरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन अब यहाँ ना एक पंगा होने वाला है, जस्ट एक बार देख लो क्या पंगा होने वाला है। हाँ, ये बोल रहा है कि भाई एक प्रॉब्लम है कि अभी वो आपको एरर नहीं बता रहा है, क्योंकि मुझे पता है इसके बारे में एरर क्यों दे रहा है। देखो,
इनहेरिटेंस में जो पेरेंट क्लास है ना, अगर आप यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे हो चाइल्ड क्लास में, तो पेरेंट क्लास में भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं लिखेगा पब्लिक ए। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, I will not get any type of error. Oh, again I'm getting an error. Let's see what is it. Okay, let's say B and C. So it's inherited perfectly. सही हो रहा है। Oh, 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 oh. I should not get any problem. Okay, so let's try it again. थोड़ा हमारा सैमी नाम की क्लास में प्रॉब्लम था, मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया। अब हम लोग इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हटा देते हैं एंड लेट्स ट्राई टू रन इट। ओके, सो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया क्योंकि आपने यहाँ पे क्या कर दिया कि सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया है। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों ने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया ना, ओके, नॉट एन इशू। ओके, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, अब मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बी। अब रन करते हैं। ओके, सो जब मैं इसे कॉल करूंगा और अगर मैं लिखूंगा सुपर, तो अब ये सुपर क्या करेगा, ए का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। ए का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करने वाला है। ओके, सो लेट्स ट्राई टू डू इट अगेन। नॉट एन इशू, सब कुछ सही से बिल्ट हो गया। अभी अज्यूम कर लो कि हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर है, हमारे पास इसके पास भी अपना कंस्ट्रक्टर है। ये कंस्ट्रक्टर किसको कॉल कर रहा है, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, और ये कंस्ट्रक्टर किसको कॉल कर रहा है, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि इन एनी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को आप अपने हिसाब से डिक्लेयर करके रखो, मतलब बना कर रखो। ओके, प्रोबेबली ऐसा होता है कि बहुत बार आप लोग को एरर आ जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू। सी, ओके, सो आई एम राइटिंग ए। ओके, अभी यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे सुपर पहला कॉल होना चाहिए। सी, अभी यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अगर लिखूंगा ना, ओके, सो मुझे ये एरर दे देगा, बोलेगा भाई सुन, अगर तू मेरे पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, अगर तू मेरे पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, तो पहला पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर और बाद में मेरा काम कर, तेरा काम कर। सो सी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अगर मैंने सुपर के ऊपर लिखा तो चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से अगर आपको पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना है तो फर्स्ट थिंग याद रखना कि आपको सुपर फर्स्ट लाइन पे ही लिखना पड़ेगा। ओके, सो अब यार यहां तक तुम लोग को समझ में आ गया कि यार डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या चीज है। ओके, नाउ अभी आगे एक बात बताना, अगर मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा ही नहीं और डायरेक्टली मैंने बोल दिया कि मुझे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखना है, क्या मैं लिख सकता हूँ? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, पब्लिक बी इंट ए। ओके, सो दैट्स इट। अब मैं इसको निकाल देता हूँ, चू लेट मी नो चलेगा क्या नहीं चलेगा। ओके, मैं इसको रन कर देता हूँ। हाउ, अगेन इट इज गिव मी एन एरर। क्या बोल रहा है कि भाई कि तूने यहाँ पे क्या किया है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किया है। ओके, एंड इफ यू आर यूजिंग अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ओके, और यहाँ पे तुम्हारे पास कोई भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है उसके ऊपर, तो यू आर गोइंग टू गेट एन एरर। सो थोड़ा सा वापस देखते हैं इसको, क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास सी से मैं किसे कॉल करना चाहता हूँ, मेरे पेरेंट कंस्ट्रक्टर को। सिंपल। अब पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड इट,
बट आई डोंट हैव एनी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये तो गलत है, हम लोग का ये कैसा चला, हम लोग ने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था तो फिर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया था, तो अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखने का क्या ज़रूरत है? ओके, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। सी, याद रखना, आपको अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, लेट्स कमेंट इट। आओ, कमेंट किधर है? ओके, सो अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्योंकि आपके पास क्या है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है। श्योर, अगर आप लोगों ने इसको भी निकाल दिया तो कुछ इशू आएगा? रन करके देख लो, नो प्रॉब्लम इज देयर। प्रॉब्लम आता कब है? जब आप लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हो विदाउट क्रिएटिंग अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तब ही जाकर इसको प्रॉब्लम होता है। क्या समझे? जब आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पैरेंट में बनाते हो लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते नहीं हो, तभी ही इसको प्रॉब्लम होगा, वरना नहीं होने वाला। अभी इसको आप चाहे तो कमेंट कर लो, अनकमेंट कर लो, इसको कमेंट कर लो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम। अरे भाई, अभी तो तेरे पास है ही नहीं ना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर भी तू चल रहा है बराबर। अभी क्या हो गया तुझको? ये ले, तेरे को मैंने यहाँ से बोल दिया कि चल, तेरा मैंने कंस्ट्रक्टर को निकाल दिया और मैंने एक मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया। सो बोलता है कि भाई, तू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया ना, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। Okay, so at that time there is a compulsion that we have to create a default constructor. Okay, इसको जितना चाहिए उतना देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम इंटरव्यू में ही पूछा जाता है। ओके, कि अगर आप कोई क्लास को इनहेरिट कर रहे हो और आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो क्या मेरा क्लास वर्क करेगा? तो यू अंडरस्टैंड इट कि करेगा क्या नहीं करेगा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विदाउट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा। समझे? इट्स प्रिटी सिंपल। ओके, सो यू गॉट एन आइडिया अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सुपर कीवर्ड, अगर मैं सुपर ऐसा लिखता हूँ विद अ पैरेंथेसिस, इट इज कॉलिंग अ कंस्ट्रक्टर। ओके, इवन मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ। ओके, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि पैरेंट के पास एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो इंटीजर वैल्यू लेता है। ओके, सो आई कैन यूज इट इन दिस वे ऑल्सो। सुपर 10 एट दैट टाइम क्या होगा? ये 10 पास होएगा ए को। ओके, सो इवन अभी आप इसको निकाल के देख लो चाहिए तो। ओके, सो now you are not going to have a problem, right? Because I am calling a constructor. See, okay, let's see again the same problem. आप कुछ भी करो यहाँ पे, अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो यू हैव टू मेक अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। सो यार, ये फंडा है, इसको दिमाग में डाल लो, और जितना जल्दी फिट होएगा उतना बेटर है। ओके, सो ये है इनहेरिटेंस का खेल, जहां पे हम लोग सुपर कीवर्ड से क्या कर सकते हैं? पेरेंट को एक्सेस कर सकते हैं। श्योर, दैट्स इट। अब आता है नेक्स्ट फंडा, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, अगर आपको पिछला स्लाइड देखना है तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सो इट इज नथिंग, आई कैन कॉल immediate parent using the instance variable, so all these things can be accessed। तो parent को access करने का रहेगा तो super keyword use करना पड़ेगा। and then अगर super constructor मतलब parent constructor कॉल करना है तो super keyword से ही हम लोग access करेंगे। ये हमारा parent constructor को access करने का तरीका है। okay, so let's go to the next thing which is called as polymorphism। polymorphism हम लोग overloading and overriding में देखना चाहेंगे। so what we are going to do, so I'm going to remove all these things because I don't want it right now। okay, so let's go, let's remove all this stuff,
and we have the classes. That's it. Okay, now I'm going to remove it. Now what I'm going to do, I'm going to create a method inside it. So यहाँ पे लिखता हूँ public void test. Okay, let's not write a test, let's write a charge. Okay, so this is a method without a parameter, and I'm again writing a method, same method, but with a parameter int a. Again I'm going to write a method which is called as int a or int b. So that's going to give you a problem, because ये बोल रहा है कि भाई सही है, चार्ज नाम का मेथड यहाँ पे लिखा है तूने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ के सिग्नेचर अलग है, यहाँ पे तूने कुछ पास नहीं किया, यहाँ पे int a पास किया है. ओके, तो बोलते हैं ठीक है यार, क्या फ़र्क गिरता है. देन यू से इट इन दिस वे कि यहाँ पे भी int ही पास किया है, तो यार ये दोनों के सिग्नेचर मैच हो रहे हैं यार, दोनों सेम नहीं हो सकता है. ओके, तो बोला ठीक है यार, यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, ये ले डबल लिख दिया. ओके, नाउ इट्स ओके, बिकॉज यहाँ का सिग्नेचर और यहाँ का सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है. सो नेम इज सेम. ओके, नेम इज सेम. द थिंग इज दैट व्हेन वी आर गोइंग टू कॉल इट, वी हैव टू पास सम सिग्नेचर टू इट. मतलब एकदम सिंपल चीज़ में बताओ तो आपको ऐसा दिखेगा. ये a का ऑब्जेक्ट बनाया, a इज इक्वल्स टू न्यू a, दैट्स इट. एंड देन a डॉट, इफ आई एम सीइंग दिस चार्ज, तो मेरे को 3 बार दिख रहा है. ओके, अगर मैंने चार्ज लिखा और यहाँ पे पास कर दिया 12.3, तो 12.3 इज नथिंग बट डबल, तो कौन सा चीज़ कॉल होएगा, ये वाला. अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12, तो उस समय पे क्या कॉल होगा, ये वाला. और अगर मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा तो ये वाला कॉल होगा. Okay, so let's write it in this way. It is 1, and let's write system.out.println is 2, and let's write, okay, let's 3, and let's try it. Okay, output क्या मिलेगा, मैंने कुछ नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं पास किया, तो ये चार्ज नाम का चीज़ कॉल हो जाएगा विदाउट अ पैरामीटर. ओके, एंड यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया 12.4, उस समय पे ये डबल है, ये समझ जाएगा, सिग्नेचर मैच करेगा, और कौन सा चीज़ कॉल होगा, दिस थिंग. And if I write it this way, 12, at that time what is going to happen, perfect, this one. Sure. So यही होता है सिंपल सा फंडा. ओके, सो इसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग. क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग एक ही क्लास में होता है. मेथड ओवरलोडिंग एक क्लास में होता है, नाम मेथड का सेम रहता है, लेकिन पैरामीटर डिफरेंट होते हैं. इसको ही हम लोग सिग्नेचर कहते हैं. क्या कहते हैं, सिग्नेचर. ओके, नाउ इनहेरिटेंस तो हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड चार्ज. ओके, ओके, लेट्स डू इट इन दिस वे. सो व्हेन आई से पब्लिक वॉइड चार्ज, उस समय पे क्या पंगा होगा. अभी तुम लोग बोलोगे कि अरे यार यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ system.out.println एंड b डॉट चार्ज. इसका मतलब ये b नाम की क्लास के अंदर का चार्ज मेथड है. सो यहाँ पे हम लोग ने इस मेथड को ओवर राइड किया. ओवर राइडिंग जो होता है ना, वो इनहेरिटेंस में होता है. मतलब a से इनहेरिट हुआ b, a के अंदर भी चार्ज नाम का मेथड है और b के अंदर भी चार्ज नाम का मेथड है. ओके, सो अब कौन सा मेथड कॉल करना है, क्वेश्चन अराइजेस. ओके, सो चलो स्टार्ट करके देखते हैं. सो वर्क इज डन. ओके, द वर्क इज डन. जस्ट द थिंग इज दैट लेट अस थिंक इन दिस वे कि मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ b का. ओके, और b डॉट चार्ज लिखता हूँ, तो आप बताओ मेरे को, ये वाला कॉल होएगा क्या ये वाला कॉल होएगा. ओके, क्वेश्चन इज सिंपल. बताओ मेरे को कि देखो b का ऑब्जेक्ट है. ओके, मतलब a से इनहेरिट हुआ है b, तो a के अंदर चार्ज नाम का मेथड है और इसके अंदर भी चार्ज नाम का मेथड है, तो दो चार्ज नाम का मेथड आएगा क्या, नहीं. ये ओवरराइड कर रहा है, मतलब इस मेथड को ये ओवरराइड कर रहा है, मतलब ये बगावत करने वाला है. एग्जाम्पल के तौर पे, योर डैड इज हैविंग अ कार. ओके, योर डैड इज हैविंग अ कार, एंड देन व्हाट यू डू, यू ऑल्सो बाय अ कार, सेम कार. ओके, ये बगावत कर दिया ना उसने. तो उसने क्या किया, अब
उसने पेरेंट की कार यूज़ नहीं करने का फैसला ले लिया। ओके सो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको पहला कमेंट कर देता हूँ एंड देन लेट्स ट्राई टू रन इट। अभी बी डॉट चार्ज लिखा है ना, तो यहाँ पे ये बी का ऑब्जेक्ट इस चार्ज को कॉल करेगा। सो जस्ट चेक इट आउट। ठीक है, अब मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ। ओके, अब देखो सेम है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। मैं रन कर देता हूँ, अभी क्या हुआ, बी डॉट चार्ज, मतलब यहाँ पे ये मेथड ओवर राइड हो चुकी है। समझे? एग्जाम्पल के तौर पे, सी देर इज योर एक फ्रेंड है आपका, आपको बोलता है कि चल यार कहीं घूम के आते हैं, और अज्यूम कर लो कि आपके पास तभी खुद की कार नहीं है। ओके सो घूमने के लिए आपने क्या किया, आपके डैड की कार को लेकर गए। लेकिन जब आपने आपका खुद का कार लिया और वही दोस्त आपके पास आकर बोलता है कि चल यार कहीं पे घूमने जाते हैं, तो आप डैड का कार निकालोगे कि आपका कार निकालोगे? इट्स ऑब्वियस, आप खुद का कार निकालोगे। हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ अपने कार में, तो सुपर कीवर्ड है ना, सुपर कीवर्ड से मैं पेरेंट का कार यूज कर सकता है। सिंपल। समझे? सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क विथ ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग इनहेरिटेंस में होता है, मेथड का नाम एग्जैक्टली सेम रहता है। ओके, मेथड का नाम एग्जैक्टली सेम रहता है, लेकिन जब मैं बी का ऑब्जेक्ट के थ्रू चार्ज को कॉल करूंगा, तो फिर ये सिर्फ बी वाले मेथड को ही कॉल करेगा, ए वाले को नहीं। लेकिन अगर मेरे पास चार्ज नाम का मेथड बी में नहीं है, तो वो ए का ही चार्ज कॉल करेगा। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। गॉट इट? नाउ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग स्टैटिक कहते हैं, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग डायनामिक कहते हैं। अब मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग एक ही क्लास में होता है। मेथड ओवरराइडिंग ये डिराइव्ड क्लास या इनहेरिटेड क्लास में होता है। मतलब पेरेंट क्लास का मेथड और चाइल्ड क्लास का मेथड एग्जैक्टली सेम होता है। ओके, अब चलो, अब क्या हो गया कि चाइल्ड ने बगावत कर लिया, बोल दिया कि यार भाई मैंने भी खुद का कार लेना है, मैं खुद का कार ले लेगा। तो बोला ठीक है भाई, ले लिया तूने कार। लेकिन अभी पेरेंट रोकना चाहता है, पेरेंट बोलता है कि यार बहुत ज्यादा बोल रहा है ये। ओके, खत्म। अगर पेरेंट ने फाइनल कीवर्ड लगा दिया मेथड को, तो ये मेथड ओवरराइड नहीं हो सकती। ओके, अगर पेरेंट ने फाइनल कीवर्ड लगा दिया मेथड को, तो ये मेथड ओवरराइड नहीं हो सकती। यू कैनॉट ओवरराइड इट, दैट्स इट। तो बगावत का कोई चांस ही नहीं उठता। ओके सो लिव इट। मैं चाहता हूं कि ये क्लास को कोई इनहेरिट ही ना करे। लगा दिया फाइनल कीवर्ड, किसको? क्लास को ही। जैसे ही क्लास को मैंने इनहेरिट, मतलब क्लास को ही फाइनल कीवर्ड लगा दिया ना, यहाँ पे काम ही खत्म हो गया। क्या? अब ए को कोई इनहेरिट नहीं कर सकता। दिस इज खत्म, फाइनल। नो वन कैन चेंज इट, दैट्स इट। नो वन कैन इनहेरिट इट, सॉरी। गॉट इट? सो अभी फाइनल कीवर्ड को अगर मैं किसी वेरिएबल के साथ चिपका डालता हूँ, ओके सो यहाँ पे इंट ए लिखा। ओके सो इसको मैं बोल दिया फाइनल। ओके, तो फाइनल इंट ए इज इक्वल टू 10 बोल दिया ना, तो ये बन जाता है मेरा कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब एक बार वैल्यू दे दी तो यू कैंट चेंज इट। तो मैं चेंज के अंदर अगर आकर ए इज इक्वल टू 100 कर दूंगा, तो बोलेगा भाई इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ए इज वर्किंग एज एन कांस्टेंट। तो वैल्यू तो असाइन हो चुकी है, वापस तू वैल्यू दे नहीं सकता बिकॉज इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। ओके, वंस असाइंड यू कैंट रीअसाइन इट, दैट्स द रीजन। ओके सो इट्स प्रीटी सिंपल। ओके, तो देख लिया फाइनल। Let's move ahead. Let's see what is called by data abstraction. क्या होता है data abstraction? Data abstraction is a property by virtue of which only the essential details are displayed to the user.
यार क्या क्या बोलने का इसे। ओके, सो अब अगर मैं बात करता हूँ कुछ चीज़ों की जो मुझे दिखाना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने बहुत कुछ लिख के रख दिया है। अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पब्लिक फाइनल, और यहाँ पे वापस एक और चीज़ देख लेते हैं, इसको बोल देता हूँ प्राइवेट फाइनल। ओके, int x, that's it. So whenever I create an object of my a का object a is equals to new a. Okay, that's it. A dot लिख देता हूँ तो you are able to see all these things. You are able to see a, but you are not able to see x because it is private. That is called as abstraction. जो दिखाना चाहिए उतना ही दिखाओ, बाकी क्या चीज़ें छुपा के रखो। Okay, so this is called as abstraction. Okay.